ओके। अभी जान रहे हो ना, पानी पिया ना, तो नहा के पूजा करके बैठे थे तुरंत। हमने कहा चलो पढ़ा ही देते, नहीं तो मूड तो था नहीं आज। ओके बेटा, चलिए। हम लोगों का टॉपिक है रिवोल्यूशनरीज, तो क्रांतिकारी लोग। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग, अंडरलाइन देखिए इसमें भी किया गया है, 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। क्या था? ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 मतलब जब ये नेपोलियन का एंड हुआ और पुनः मोनार्की वापस आई, बारबन डायनेस्टी के किंग को बैठाया गया गद्दी पर। वहाँ लुइस 18 जो है, जो पर्व राष्ट्र मिल करके वियना कांग्रेस की मीटिंग में मतलब उन लोगों ने अपना समझौता किया था। तो कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, रिप्रेशन ड्रॉव मेनी मतलब जो इनका एक तरह से दमन, इनके डर से कि हमारे ऊपर एक्शन न लिया जाए, इस वजह से बहुत से नस्लिस्ट लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए थे। मतलब छुपे छुपे अपना एक्शन चला रहे थे। द सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स। सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि गुप्त समाज जिसको कह सकते हो, या ऐसे छुपे छुपे तौर पर जो है समाज में यूरोपियन स्टेट्स में टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए, क्रांतिकारियों को ट्रेन करने के लिए, उनको मतलब सिखाने के लिए कई सीक्रेट सोसाइटीज समाज में बन चुकी थी। एंड स्प्रेड दियर आइडियाज, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna। तो क्या था रिवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मतलब उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे, जो लीडर्स थे, जो चाहते थे लिबरल, ये लोग मोनार्की का पूरी तरह से अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ था क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत, मतलब भगत सिंह और सब जितने भी क्रांतिकारी लीडर अंग्रेज का विरोध कर रहे थे, ऐसे उस समय भी था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी वहाँ गवर्नमेंट पुनः दोबारा। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, किसके लिए लड़ रहे थे वो लोग? आज़ादी के लिए, लिबर्टी, सबको मुक्ति, एक तरह से स्वतंत्र हो सब। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने देखा भी था क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि एक राष्ट्र का निर्माण जो है एक नेसेसरी पार्ट था इस संघर्ष का, एक आवश्यक अंग जिसको कहते हैं। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गुस्पी मैजनी। क्या था इसमें? एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इटालियन के रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, यहाँ पिक्चर में दिख रहा आपको, गुस्पी मैजनी, अंडरलाइन किया भी हुआ है। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, 1807 में जिनेवा में जो पैदा हुए थे। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हुए ऑफ द कार्बोनेरी एज अ यंग मैन ऑफ 24, 24 साल की एज में। ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831, 1831 में उनको निर्वासन जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया, जैसे रामचंद्र जी को वनवास। आज रामचंद्र जी का जन्मदिन भी है भाई, रामनवमी। सीताराम सीताराम। फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगोरिया, किसके लिए भेजा गया था? जो लिगोरिया में वो क्रांतिकारी एक्शनों में, क्रांतिकारी क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे थे, इसके वजह से उन्हें निर्वसन जीवन मतलब वनवास जैसे कहते हैं, देश से निकाला कर दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड
टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और उन्होंने इस तरह से दो जो है अंडरग्राउंड सोसाइटीज या देखिए 1 2 3 ये पॉइंट लिखे गए हैं, ये आंसर के भी पॉइंट हैं। 1 2 3 आप क्वेश्चन जब करोगे सर्च उससे रिलेटेड देखोगे। कल गया था और बुक भी नहीं ला पाया, स्टाफ रूम खुला ही नहीं, नहीं तो क्वेश्चन सोचे थे कुछ क्वेश्चन देते और उसके बाद फिर चैप्टर हो जाए, फिर हम पूरा आंसर क्वेश्चन भेजेंगे। लेकिन आप लोग मीनिंग नोट्स और क्वेश्चन बनाते रहिए, तैयारी अपनी अच्छे से शुरू से ही करते रहिए। तो उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना किया, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज में, और दूसरा है यंग यूरोप इन वर्ने में। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन है भी बुक में, पेज जो आपको हमने भेजा है। तो यंग इटली और यंग यूरोप हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, और जिसके मेंबर्स जो थे लाइक माइंडेड मतलब सब एक ही जैसे सोच वाले यंग मैन, सब नए नए युवक थे, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स, मतलब यूरोप के अलग अलग कंट्रीज से। The Mazzini believed that God had intended nation to be the natural units of mankind, मतलब उनका विश्वास था भगवान ने जो राष्ट्र को बनाया एक तरह से नेचुरल, बिलीव ऑफ दैट गॉड मतलब यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मानवता के लिए उनको एक इकाई के रूप में बनाया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल, इसलिए तो इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल किया, और इटली कुड नॉट कंटिन्यू, इसलिए इटली जो है लगातार अब छोटे छोटे स्टेट्स में मतलब बट के नहीं रह सकता है। और किंगडम इट हैड टू बी फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, क्या मतलब है सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, मतलब एक पूरा एकीकरण, एक गणतंत्र के रूप में। रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, वाइडर अलायंस ऑफ नेशन मतलब पूरा एक बहुआयामी विस्तृत गठबंधन के साथ। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और ये यूनिफिकेशन जो एकीकरण की बात थी किसके बेस पर था, इटालियन लिबर्टी वहाँ की। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, और उसी के मॉडल के मतलब उसी का अनुकरण करते हुए जर्मनी में भी जो है सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना हुई, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी। द मैजनीज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब विदाउट एनी, मतलब रेस्टलेस जिसको कह सकते हो, अब बिना आराम किए, अपोजिशन टू मोनार्की, लगातार जो है मोनार्की के विरुद्ध, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, और उनका जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रति जो दृष्टिकोण था, उनका जो आइडिया था, ये हमेशा लगातार मोनार्की को डराता रहा, कंजर्वेटिव इससे डरते रहे। Metternich described him as the most dangerous enemy of the social order. Metternich described him as मतलब मेटरनिच ने किसको, मोनार्की को, कंजर्वेटिव्स को इस तरह से डिराइव किया कि ये समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, कंजर्वेटिव्स के लोग, मोनार्की के लोग मतलब राजतंत्र के लोग। मेटरनिच, बेटा मेटरनिच बताया ना, ये आपका इटली का जो है एक यंग, देखिए अभी आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने सेकंड पैराग्राफ में आपको वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी बताया था हमने ना, कि इटालियन क्रांतिकारी गुस्पी मेज़नी बॉर्न इन जेनेवा इन 1807 में, और मेटरनिच जो था चांसलर था कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। आपको हमने शायद नेक्स्ट डे इसके पहले वाले में एक्सप्लेन किया था, जब 1815 में, हाँ 1815 में जब, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपका पेज नंबर 11 आप ध्यान से देखिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में
ड्रू अप टू ट्रेटी ऑफ वियना 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस अबाउट इतना यूरोप ड्यूरिंग द ये उसके बाद रुक जाइए इसमें जर्मन नहीं ये डिफीट नेपोलियन कंजर्वेशन चर्च ब्रिटेन रसिया पर ये पेज नंबर 10 का लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मतलब प्रेसिडेंट जिसको कह सकते हो, ड्यूक मेटरनिस, जो कि उस कांग्रेस मीटिंग का हेड था, अध्यक्ष था। तो ये था मेटरनिस। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, गुसेपी मेजनी जो रिवोल्यूशनरीज था इटली का, और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कदमों का कारण जो है उसको एक्साइल कर दिया गया था 24 साल की एज में, और बाद में उसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, एक यंग इटली और मर्सलीज में, और दूसरा यंग यूरोप इन ब्रेने, और उस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करता रहा अपने कार्यों को। इटली को उसने जो यूनिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो यहाँ पे वही है कि मेटरनिज डिस्क्राइब्ड हिम, मेटरनिज मतलब जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने किसको डिस्क्राइब किया? गुसेपी मेजनी को, कि मोस्ट डेंजरस इनमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये जो है हमारे सामाजिक ऑर्डर का, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु है। मतलब इस मोनार्की के लिए, इस राजतंत्र के लिए गुसेपी मेजनी को उसने बोला कि ये जो है शत्रु है। थोड़ा हम भी उस समय थोड़ा गलत पॉइंट बोल दिए थे, लेकिन अब वो क्लियर हो गया। अच्छा किया तुम लोगों ने बीच में मतलब उस चीज को पूछने लगे। हमने देखिए बोल दिया था कि मैटर ये जो है गोसिपी मैजनी जो है ने कहा कि जो है ये राजतंत्र के लोग जो है समाज, जबकि मेटरनिस ने डिस्क्राइब किया था मेजनी को कि ये जो है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा शत्रु है। क्लियर हुआ पॉइंट? हेलो, क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पेज हम भेज रहे हैं, नेक्स्ट पेज भेज रहे हैं, और वीडियो भी आपको भेजेंगे, लेकिन आप पहले पढ़ते रहिए। जितना है वीडियो तो सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, खोजना पड़ेगा कब किसका है कैमरा। तो पेज नंबर कौन सा ये दिया था, शायद ये वाला पेज होगा। हाँ ओके, पेज नंबर ये है, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। देखते हैं, ये पैराग्राफ हो जाता है, अगला भी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा बचा है। चलिए, एस कंजर्वेटिव रेजमी, ध्यान दीजिए, ट्राई टू कंसोलिडेट दियर पावर, मतलब जो कंजर्वेटिव रेजमी थे, मतलब जो रूढ़वादी मतलब ये सामंती वर्ग के लोग थे, जो रूलिंग क्लास मोनार्की, ये अपने पावर को एक तरह से कंसोलिडेट मतलब बढ़ाना चाहते थे, पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे। और उधर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड, जबकि जो लिबरलिज्म लोग थे, जो आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्र चाहते थे, और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, ये लोग इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन, कई यूरोप के कई क्षेत्रों में ये लोग अपना मिल करके अलग एसोसिएशन चला रहे थे, अपना संगठन चला रहे थे क्रांतिकारी। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश दमन करने में लगे थे, और जगह जगह पे क्रांतिकारी लोग अपने अपने तरह से जो है उनका विद्रोह कर रहे थे। तो रीन ऑफ यूरोप एंड इटालियन एंड जर्मन स्टेट में द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमान एम्पायर, ऑटोमान एम्पायर बताया था हमने, उस समय सबसे बड़ा ये जो है स्टेट था, एम्पायर राज था पूरा यूरोप में इसका। तो इनके जो प्रोविंसेस थे, आयरलैंड, पोलैंड, दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। द एम क्या मतलब है कि दीज रिवोल्यूशन वर, यहाँ पर जो है ये जो क्रांतिकारी संगठन या कदम चल रहे थे किसके, लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द किसके द्वारा, एजुकेटेड मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग, यमंग whom
वर प्रोफेसर, जिस मतलब जिनमें प्रोफेसर लोग थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस और व्यापारिक वर्ग के लोग थे। द फर्स्ट अनहिबिल टूक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अनहिबिल का मतलब आप रिवोल्ट नोट कर लीजिएगा, पेज में देखिए वहाँ पे ब्लू पेन से लिखा गया है अलग अलग मीनिंग। तो रिवोल्ट, पहला रिवोल्ट एक तरह से 1830 में जुलाई में फ्रांस में शुरू हुआ। द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर। बॉर्बन किंग उस समय जो कि लुइस 18 था, वो अपने पावर को पुनः रिस्टोर करने में, बढ़ाने में लगा के था, पुनः अपनी शक्ति को पाने में। ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 के बाद जब रूढ़वादियों ने जो है अपने मिल करके उनको जब सफलता मिली अगेंस्ट नेपोलियन के, तब से उनका एक हिम्मत साहस जिसको कहते हैं और बढ़ गया था, और वो लोग अपने पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे। वर नाउ overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with लुइस फिलिप। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही था लुइस फिलिप एट इट्स हेड। वर नाउ ओवरथ्रोन बाई, अब किसके द्वारा? ओवरथ्रोन बाई लिबरल रिवोल्यूशनरीज। तो लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा ओवरथ्रोन मतलब पुनः उखाड़ फेंका गया उससे, मतलब जिसको कहते हैं कि सत्ता से हटाने, जिसको कहे। हु इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड मीन्स इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए पुनः आ गया, अब एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं मोनार्की, क्लास 9th में पढ़े थे ना, मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर उसके बाद रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद आ गया था क्या? मोनार्की। अब पुनः रिवोल्यूशनरी कदमों से, क्रांतिकारी कदमों से, क्रांतिकारी कार्यों से, लिबरल्स और इनके प्रयासों से एक बार पुनः मोनार्की को उखाड़ फेंका गया, सत्ता से हटाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप, उस समय लुइस फिलिप किंग था उसका हेड। व्हेन फ्रांस स्नीज, इसमें है कि जब फ्रांस छींकता है, मैटरनिज वंस रिमार्क्ड, मैटरनिज जो है एक रिमार्क, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो पूरे यूरोप के अदर भाग में मतलब सर्दी पकड़ लेते, एक तरह से ये मुहावरा है या प्रोवर्ब जिसको कह सकते हो, कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे, मतलब कि फ्रांस में अगर कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी कदम होता है या कुछ परिवर्तन होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा ना इसका कहने का मतलब? ये तो पुनः फ्रांस में अब वो सिस्टम शुरू हो गया क्रांतिकारी वाला। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। तो जो जुलाई में 18 था, हमने पढ़ा था 1830, फ्रांस जुलाई में जो शुरू हुआ सबसे पहले रिवोल्यूशन, ये फैल करके चिंगारी की तरह ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में भी, व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। पहले बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में था, वो भी एक तरह से अलग हुआ। एन इवेंट, अगला पैराग्राफ है आपका, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग। ये घटना जो एक राष्ट्रीय भावनाओं को मोबिलाइज किया, बढ़ावा दिया, मतलब इससे लोग प्रेरित हुए। यमंग द एजुकेटेड एलिट, एलिट मतलब आ, आ, क्या है, भूमिका या एक तरह से ग्रुप भी कह सकते हैं, एलिट पैनल भी होता है। एजुकेटेड ग्रुप में अक्रॉस यूरोप, यूरोप के पार, वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब यूरोप को पार करते हुए ग्रीक में भी, यूनान जिसको कहते हैं, मिस्र, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ सबसे पहले जो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ग्रीक हैड बीन पार्ट्स ऑफ द ऑटोमान एम्पायर, चूंकि वहाँ पे जो है रोमन एम्पायर डिफीट हो चुका था, और ऑटोमान एम्पायर मुस्लिम खलीफा रूल था, तुर्क, तो वो पार्ट था ऑटोमान एम्पायर का सिंस द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से। द ग्रोथ
of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greek which began in 1821. तो इस तरह से वहाँ पर भी यूरोप से रिवोल्यूशनरी कदम, क्रांतिकारी जो नेशनलिज्म राष्ट्र भावना था, ये चिंगारी की तरह फैलते हुए जो है आज़ादी के लिए सबके अंदर अभी अपनी आज़ादी की बात होने लगी। ग्रीक में भी 1821 में, और वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस ऑफ वार, मतलब आज़ादी का संघर्ष हुआ और ग्रीक जो है इंडिपेंडेंट हुआ। ग्रीक गॉड सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल, जो लोग ग्रीक के लोग या ग्रीक लिविंग इन एक्साइल वनवास जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, निर्वासित जीवन, उनका भी सपोर्ट मिला। एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट, जो प्राचीन समय से ही पहले से ही सहानुभूति रखते थे यूरोप के कल्चर के प्रति, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड, लाउडेड मीन्स एक तरह से प्रेज्ड ग्रीक एट द क्रेडल। क्रेडल मतलब होता है ना पालना, जैसे जिसमें झुलाया जाता है, तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो मतलब कहा जाता है कि जिससे यूरोपियन सिविलाइजेशन पला बढ़ा, मतलब उससे सीख करके। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, मतलब मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज किया गया, प्रेरित किया गया कि लोग सपोर्ट करें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड, इन्होंने फंड की व्यवस्था किया, पैसा, एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, जहाँ पे वो बुखार की वजह से उनकी मृत्यु 1824 में हो गई। अंडरलाइन फाइनली द ट्रीटी ऑफ कंटेस्टपोल, अंडरलाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है और मल्टीपल चॉइस में भी आता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इस तरह से दो ऑटोमान एम्पायर और इसके बीच में जो है समझौता हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई 1832 में, और ग्रीक जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बन गया। अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। क्या अभी मैथ की क्लास तो नहीं शुरू हुई आपकी? हेलो बेटा, अटेंडेंस पहले भेज दीजिए आप लोग, एक अटेंडेंस ग्रुप में डाल दीजिए, उसके बाद तब फिर करते हैं। चलिए अगला है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये है रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, मतलब एक राष्ट्र भावना लोगों के अंदर, और एक इमेजिनेशन जो है कैसे लोगों के अंदर हुआ। अपने अपने पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने तरह से। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स, केवल जो है युद्ध से ही या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही जो है नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो सांस्कृतिक, बस यही पैराग्राफ बेटा छोड़ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, उसमें कल्चर भी एक बहुत बड़ा रोल किया। एक आइडिया ऑफ नेशन, नेशन राष्ट्र के प्रति आइडिया के निर्माण में। आर्ट पोएट्री, भाई हमारे जैसे जो गीतकार थे, जो कवि थे, जो आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने भी तो योगदान बहुत दिया था नेशनलिज्म में, तो ऐसे वहां पर भी हुआ। स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग। Look, let us look at Romanticism, the cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of religion and science. तो ये पॉइंट आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। यहीं के बाद से कल का क्लास चलेगा। आज आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और जितनी चीज बताएं इसको आप करते रहिएगा, तैयारी करते रहिए खुद। ठीक।